नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के फूड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। ये एक बहुत ही बड़ा और सच कहें तो काफी जटिल सिस्टम है जो करोड़ों लोगों का पेट भरने का जिम्मा उठाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो जैसे ही हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, दिमाग में ये मजेदार सवाल आ सकता है, क्या इसका मतलब खाने के चारों ओर बॉडीगार्ड लगाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका जरूर है, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। तो फिर आखिर ये है क्या? देखिए, फूड सिक्योरिटी असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता। मतलब देश के अंदर खाना मौजूद तो होना चाहिए, चाहे वो खेती से आए, इंपोर्ट किया जाए या पुराने स्टॉक में रखा हो। दूसरा पिलर है एक्सेसिबिलिटी, यानी पहुंच। खाना देश में होना एक बात है, पर क्या वो हर इंसान तक पहुंच भी पा रहा है? और तीसरा और शायद सबसे अहम है अफोर्डेबिलिटी, यानी लोगों के पास उस पौष्टिक खाने को खरीदने की आर्थिक क्षमता हो। अगर इन तीनों में से एक भी पिलर कमजोर हो गया तो पूरी व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। तो सवाल उठता है कि हम इस पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब ये सिस्टम फेल होता है तो इसका असर सीधे सीधे इंसानी जिंदगियों पर पड़ता है। सोचिए, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़, सूखा या कोई महामारी, तब यही फूड सिक्योरिटी जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तय करती है। तो कौन है वो लोग जिन्हें इसका सबसे ज्यादा खतरा है? देखिए, खाद्य असुरक्षा का कोई एक चेहरा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में ये वो भूमिहीन मजदूर या पारंपरिक कारीगर हो सकते हैं जिनके पास रोजगार का कोई पक्का साधन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में ये वो दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, जिन्हें अक्सर बहुत कम मजदूरी मिलती है। ये लोग इस सिस्टम में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। और भुखमरी को भी समझना जरूरी है। ये भी 2 तरह की होती है। एक है मौसमी भुखमरी। ये खेती किसानी की साइकिल से जुड़ी है। जब फसल की बुआई या कटाई का मौसम होता है तब काम और खाना दोनों होता है, लेकिन बाकी समय नहीं। और दूसरी है क्रॉनिक हंगर, यानी दीर्घकालिक भुखमरी। ये वो स्थिति है जब किसी को लगातार साल दर साल पेट भरने लायक या पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। ये एक धीमी लगातार चलने वाली लड़ाई है। और जब खाद्य असुरक्षा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वो अकाल का भयानक रूप ले लेती है। 1940 के दशक का बंगाल अकाल इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है, जहां भुखमरी ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि इस मुद्दे की गंभीरता कितनी ज्यादा है। तो ऐसी भयानक स्थितियों से बचने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा सुरक्षा जाल बनाया है। ये एक तरह का 2 pronged अप्रोच है, जिसके 2 मुख्य हिस्से हैं जो इस विशाल चुनौती से निपटने के लिए मिलकर काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। इस सिस्टम का पहला हिस्सा है बफर स्टॉक। आप इसे देश का इमरजेंसी फूड रिजर्व समझ सकते हैं। सरकार अपनी एजेंसी FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए किसानों से गेहूं और चावल जैसे जरूरी अनाज खरीदकर जमा करती है, ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में देश के पास खाने की कमी ना हो। तो ये बफर स्टॉक बनता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा है। सरकार फसल के सीजन से पहले ही एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की घोषणा कर देती है। फिर FCI इसी तय कीमत पर किसानों से उनका अतिरिक्त अनाज खरीद लेती है और इसे देश भर के बड़े बड़े गोदामों में सुरक्षित रख दिया जाता है। अब आता है सिस्टम का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS। ये वो नेटवर्क है जिसके जरिए गोदामों में रखा अनाज देश के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये काम होता है सरकारी राशन की दुकानों के जरिए, जहां बहुत ही सब्सिडाइज्ड कीमत पर, जिसे इशू प्राइस कहते हैं, ये अनाज दिया जाता है। ये जो सिस्टम आज हम देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये रातों रात नहीं बना है। इसे दशकों में धीरे धीरे बेहतर बनाया गया है ताकि ये सही लोगों तक पहुंच सके। आइए इसके विकास के सफर पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत 1940 के दशक में बंगाल अकाल के बाद राशनिंग से हुई। फिर 90 के दशक में सिस्टम को और फोकस्ड किया गया, मतलब पिछड़े इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। साल 2000 के बाद गरीबों में सबसे गरीब लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना जैसी और भी खास स्कीमें आईं। और फिर 2013 में आया एक गेम चेंजर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसने भोजन पाने को एक कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब अब ये कोई सरकारी मेहरबानी नहीं, बल्कि एक हक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इतना बड़ा और खर्चीला सिस्टम वाकई काम कर रहा है? इसका जवाब हां या ना में नहीं है। इसकी कुछ बहुत बड़ी सफलताएं हैं, तो वहीं इसके सामने कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हैं। पहले फायदों की बात करते हैं। इस सिस्टम की वजह से ही गरीबों के लिए खाना उपलब्ध और सस्ता हो पाया है। इसने देश में खाने की कीमतों को भी स्थिर रखा है। बड़े अकालों को रोकने में हम कामयाब हुए हैं।
और हाँ, एमएसपी की वजह से किसानों को एक तय आमदनी मिली है, जिससे देश में अनाज का उत्पादन भी बढ़ा है। ये सब इसकी बड़ी कामयाबियां हैं। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। हमारे गोदाम अनाज से लबालब भरे हैं, फिर भी भुखमरी की खबरें आती हैं। इन विशाल भंडारों के रखरखाव पर भारी खर्च आता है और फिर भी लापरवाही के कारण हजारों टन अनाज सड़ जाता है। एमएसपी की वजह से किसान सिर्फ गेहूं और चावल पर फोकस कर रहे हैं, जिससे जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। और राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार और मिलावट की शिकायतें तो आम बात है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अन्न भंडार भरे हैं लेकिन पेट खाली हैं। ये एक लाइन में पूरी समस्या को बयां कर देता है। हमारा सिस्टम सप्लाई को असल जरूरत से जोड़ने में कहीं न कहीं संघर्ष कर रहा है। इस पूरी बहस के बीच एक और मॉडल भी है जो काफी सफल रहा है। कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियां। अमूल और मदर डेयरी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये समितियां सीधे किसानों से उत्पाद लेकर ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, जिससे बिचौलिए खत्म हो जाते हैं और सही दाम पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है। ये मॉडल दिखाता है कि खाद्य सुरक्षा के और भी रास्ते हो सकते हैं। तो हम इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा देश जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज है, वो ये कैसे सुनिश्चित करे कि उसका एक भी नागरिक भूखा न सोए? ये आज भारत की फूड सिक्योरिटी के सामने सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चुनौती है।